CUET ये क्या है और किसके लिए है और इसकी तैयारी कैसे की जाए, आज की वीडियो में आज हम यही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। CUET इसका पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था। 2010 से लेकर 2020 तक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कंडक्ट करती थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज ही आती थी। लेकिन अब जो हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इसका पार्ट तो है ही, साथ में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसका ही हिस्सा हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी एग्जाम के थ्रू ही हमारे जो भी अंडर ग्रेजुएट यानी डिग्री करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम को देकर ही किसी भी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन पाएंगे। अब भी जो इसका हिस्सा नहीं है, यानी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इसके अंडर नहीं आती हैं, वे इंस्टीट्यूट्स भी इसका स्कोर जरूर मान्य करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सी जगह आपका एग्जाम देने के बाद, चाहे आपने उस अपना फॉर्म फिल करते वक्त चाहे उस इंस्टीट्यूट को नहीं भरा है, फिर भी आप उसकी काउंसलिंग का हिस्सा इसके स्कोर के हिसाब से बन पाएंगे, क्योंकि वो अपनी जो प्रायोरिटीज होंगी कहीं ना कहीं CUET को ही रखेंगे। क्योंकि ये एक UGC द्वारा एक ऐसा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम बनाया गया है जिसमें जो बच्चे 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए किसी भी कारण से, उनके पास एक और मौका आता है कि आप इस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें और आप अपना मनचाहा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आप करना चाह रहे हैं आप वहां एडमिशन ले पाए। तो इससे पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे 12th पास आउट करते थे और अपने डिग्री में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से था या आर्ट्स से था या कॉमर्स से था, वो अपनी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिलेक्ट करता था। तो उसमें दो तरीकों से एडमिशन हो सकता था। या तो आपका 12th का जितना परसेंटेज रहा उसके बिहाफ पे परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगती थी, या फिर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट भी लेती थी। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट अलग ना रखकर एक UGC ने NTA को एक काम सौंपा। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक टेस्ट कंडक्ट करेगी पूरे सेंट्रल लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे, जिसके अंदर सेंटर की यूनिवर्सिटीज तो आएंगी ही आएंगी, और भी जो यूनिवर्सिटी इसका हिस्सा बनना चाहती है, जो इसके अंडर अपने आप को रखकर बच्चों का एडमिशन लेना चाहती है, वो भी रख सकती हैं। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा या फिर नेक्स्ट टाइम कभी फॉर्म फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं रहेंगी। तो चलिए इसकी और क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। आपने अभी ये जाना व्हाट इज CUET, कि CUET है क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्लस में जो भी स्टेट या डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसका हिस्सा बनना चाहती हैं वो हिस्सा बन सकती हैं, और बच्चों को एक ही एग्जाम के थ्रू बहुत से कॉलेज का मतलब एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनने का मौका देती है। यानी आपको बाद में पर्टिकुलर किसी काउंसलिंग के थ्रू, जो भी हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे काउंसलिंग करेगी, कट ऑफ लिस्ट बनाएगी, जितना स्कोर इसमें आएगा उसके हिसाब से आपको अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप UG कोर्स में जा रहे हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जा रहे हैं, आप अपनी BA, BCom, BSc जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आपका 12th पास आउट होना जरूरी है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं तब तो अभी आपके 12th के एग्जाम चल रहे होते हैं, तो उस केस में आप 12th परस्यूइंग होकर भी आप UG इसका CUET UG का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th में कोई भी परसेंटेज इसका मतलब क्राइटेरिया नहीं है, आपकी 12th सिर्फ पास आउट होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि आप कब 12th पास आउट होने चाहिए। CUET आपके ऊपर कोई भी बैरियर नहीं लगाती कि आपकी 12th कब पास आउट होनी चाहिए। हालांकि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी गाइडलाइंस आपको पहले पढ़नी होंगी। कि मान लीजिए आपका गैप ईयर है, आपने 12th बहुत समय पहले की है और अब आप इसका हिस्सा बनकर किसी एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी गाइडलाइंस पढ़नी होगी कि क्या वो आपको अलाउ करती है। क्योंकि CUET आपको एग्जाम देने से मना नहीं करेगी, चाहे आपने आज से 10 साल पहले भी 12th की हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एज क्या होगी। एज के केस में भी यही है कि CUET कोई भी एज का बैरियर नहीं लगाती है। अगेन आप जिस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो फॉर्म आप फिल करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस वक्त आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा कि वो यूनिवर्सिटी कोई एज बैरियर लगाती है या नहीं, वो आपको पहले चेक करना होगा। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है।
अब इसका एग्जाम पैटर्न जिन्होंने फॉर्म भरा या फिर जो आगे भरेंगे उनके लिए यह जानना जरूरी है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या होगा। इस एग्जाम के अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज का, जिसके अंदर की आपके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर 1A और 1B होता है, दोनों में ही लैंग्वेजेस हैं। तो आपको दोनों ही पार्ट में से आपको कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी और इंग्लिश कॉमनली सभी लोग सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां की रीजनल लैंग्वेज मराठी, मलयालम, कन्नड़ कुछ भी हो सकती है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड। अब बात यह आती है कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलते हैं जिसको आपको पढ़ के, और जैसे आपने अनसीन पैसेजेस देखे होंगे, आपको उसका आंसर करना है। या एंटोनियम या सिनोनिम्स आते हैं, यानी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि 1 या 2 या 5 दिन पढ़ने से, किसी बुक पढ़ने से स्ट्रांग नहीं होती है। आपने आज तक उस लैंग्वेज को कितना जिया है, यानी कितना आपने उस चीज को फॉलो किया है, कितना रूटीन में आप उस चीज को पढ़ते हैं, तभी आप उसकी वोकैबुलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और जिस कोर्स को आप डिग्री में फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं उसकी आपको ऑलरेडी नॉलेज है, वो आपको सब्जेक्ट उसमें फिल करने हैं। मैक्सिमम आप इसमें 6 ही सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, हालांकि 6 भी बहुत रेयर स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि आप 12th में लैंग्वेज के अलावा मेन 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। तो आपको वो 3 या 4 सब्जेक्ट उसमें फिल करने हैं, क्योंकि उन्हीं 3 या 4 सब्जेक्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट होता है कि आपको जो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, आपका 8 to 10 तक का मैथ्स, जिसके के अंदर कॉमन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपसे अलजेब्रा या अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। और इसके अंदर और क्या रहेगा? रीजनिंग। रीजनिंग आप समझ रहे होंगे, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, आप किसी चीज को कितना अच्छे से सोच सकते हैं। वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकती है, विजुअल रीजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको रीजनिंग भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। आप कोई भी एक रीजनिंग की बुक से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 12th लेवल पे आपसे उतना एडवांस लेवल में रीजनिंग शायद ही पूछी जाए। आपकी एक रीजनिंग की बुक आपके लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर देगी, यानी रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज आपको ये प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि इसके मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। जो लैंग्वेज होगी आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने एक लैंग्वेज भरी है तो हर एक लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन, अगर दूसरी भरी है तो उसके भी 50। लेकिन आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40। डोमेन में भी आपका क्या रहेगा? अगर 50 क्वेश्चन का सब्जेक्ट है तो 40, और अगर 45 का सब्जेक्ट है तो 35, यानी आपको 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ऑप्शन मिलता है कि आप उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें से अटेम्प्ट ही 50 में से 40 और 45 में से 35 करने हैं। जनरल टेस्ट में क्या होगा? आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 करने होते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर 45 मिनट का टाइम मिलता है, यहां भी 45 मिनट का टाइम मिलता है पर सब्जेक्ट, और यहां आपको कितने मिनट का टाइम मिलता है? पूरे 60 मिनट का टाइम मिलता है। और जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। एमसीक्यू टाइप का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कहीं पे भी आपने इलेबोरेटिव आंसर नहीं करना है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको कंप्यूटर पर ही टेस्ट देना है। इसके लिए एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसने आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया है कि आप किस तरह से जब कंप्यूटर पर जाएंगे तो किस तरह से आपका टेस्ट खुलेगा। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर जब आप लिखेंगे कि CUET 2023 जो भी आप कंडक्ट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि वो आपको मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट आता है मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम में जितने भी क्वेश्चंस आप लेंगे, जितने आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 तो आप मैक्सिमम डोमेन में ले सकते हैं, 2 या 3 आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक आपका जनरल टेस्ट। आपके ये 3 सेक्शन में आपके पास टोटल मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जितने सब्जेक्ट आप लेंगे उसके उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलेंगे। तो अब मार्किंग स्कीम में 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वाइज वेरी करेगा कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि उसने सब्जेक्ट कितने सिलेक्ट किए हैं ये मैटर करेगा। और अगर आपका जो क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है जब आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं। फिर आप अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा और वो क्वेश्चन आपका एनटीए ने
ड्रॉप आउट किया किसी भी कारण से, अगर उस क्वेश्चन में गलती थी, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया, चाहे कोई भी ऑप्शन फिल किया हो। ठीक है, तो यानी उन बच्चों को उस क्वेश्चन का, ड्रॉप आउट क्वेश्चन का मार्क नहीं मिलेगा जिन्होंने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाउ टू प्रिपेयर, अब हम इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर मेनली 3 सेक्शन आएंगे। पहला लैंग्वेज का होगा, दूसरा आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका होगा, तीसरा जनरल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी जीके, रीजनिंग, क्वांट यानी मैथमेटिक्स आएगा। तो इसके लिए लैंग्वेज के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी भाषा को सीखना किसी भी 10, 20 या 30 दिन का खेल नहीं होता है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट यानी भाषा की कितना ज्ञान आपको है, मान लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आप भर रहे हैं, लैंग्वेज भर रहे हैं, हिंदी का आपको ग्रामेटिकल कितना है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक तो अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा जिसको पढ़ के आपको आंसर करना है, दूसरा इंटीग्रेटेड ग्रामर पूछी जाएगी। ठीक है, उस भाषा की जो ग्रामर या व्याकरण होगी वो पूछी जाएगी। वो क्लोज टेस्ट हो सकते हैं, वो आपका एरर ओमिशन हो सकता है कि आपको सेंटेंस दिए होंगे कि आप उसमें से कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब तरीके से आपको ग्रामर जज किया जा सकता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी उस लैंग्वेज की असेस की जाएगी। नेक्स्ट आता है डोमेन। अब डोमेन में आपने अपने 12th क्लास में चाहे किसी भी बुक को फॉलो किया हो, लेकिन जब भी किसी भी अगर सेंट्रल लेवल पे अगर हम एक टेस्टिंग एजेंसी उसको टेस्ट कर रही है, तो आप हमेशा एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ें कि जो आप पढ़ते वक्त आपको लगता है कि यहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो पहले आपने उसे थ्योरेटिकली लिखने के हिसाब से आपने प्रिपेयर किया था। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिए कि क्या इस पर्टिकुलर जो मैं चैप्टर या जो पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्या यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन उठ सकता है। उठ सकता है तो क्या उठ सकता है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है इसमें से क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकता है। यानी आप इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करें, जो भी सब्जेक्ट आप भरेंगे उसकी 12th की एनसीईआरटी पढ़ें। जनरल टेस्ट, अब जनरल टेस्ट के लिए मैंने पहले ही बताया, कोई भी एक ऐसी बुक रीजनिंग की और करंट अफेयर के लिए आप पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, और मैथमेटिक्स के लिए आपको 8th-10th क्लास तक का मैथ्स जरूर आना चाहिए, जो कि जनरल कंपेटिटिव एग्जाम्स की आपको बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो मिल जाएंगी जहां से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा CUET को लेकर सेशन। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।